दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आपका घर कितना बड़ा है तो ये आपके लिए एक बेहद ही आसान सवाल होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर जाकर बस जाता है तो वो ये कहता है कि फलां शहर मेरा घर है, यानी कि यहाँ पूरा शहर ही उसका घर हो जाता है। इसी तरह अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहता है तो उसका घर उसका अपना स्टेट हो जाता है, और ठीक इसी तरह किसी दूसरे देश में जाकर बस जाने पर वो पूरे देश को अपने घर के तौर पर बताता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमारी पृथ्वी हमारा घर है तो फिर हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल में है वो भी हमारा ही घर है, और ये सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है वो भी हमारा ही घर है। इस तरह से अलग अलग स्केल पर हमारे घर का दायरा बड़ा होता चला जाता है। ब्रह्मांड के लिहाज से हमारी गैलेक्सी हमारा घर है, और ये हम सभी जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी कितनी विशाल है। तो चलिए आज की टॉपिक के जरिए हम ब्रह्मांड के स्तर से ये जानेंगे कि हमारा सौरमंडल कितना विशाल है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस सौरमंडल के निवासी हैं उसके सेंटर में हमारा सूरज है। इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी सहित सभी 9 ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल का आकार इतना विशाल है कि इसे हम 40,000 साल में भी पार नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का यह छोटा सा हिस्सा कितना बड़ा है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य के निर्माण के बाद धूल और गैस के बादलों से हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह का निर्माण हुआ। साथ ही एस्टेरॉइड्स भी इसी तरह बने। धीरे धीरे ग्रहों पर एटमॉस्फेयर के बनने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि हैरानी की बात है कि पूरे सौरमंडल सहित वैज्ञानिकों द्वारा जितने भी ग्रहों को एक्सप्लोर किया गया है उनमें से कहीं भी पृथ्वी के अलावा जीवन का अस्तित्व नहीं मिला। हमारे सौरमंडल में हम इंसानों से ज्यादा एडवांस कोई नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने पृथ्वी के बाहर जाकर स्पेस को एक्सप्लोर किया है। चलिए अब हम अपने सौरमंडल को इंसानी स्केल पर समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा सौरमंडल 1000 किलोमीटर के आकार का है तो हम इंसानों द्वारा इसके 2 सेंटीमीटर की दूरी को ही पार किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का आकार कितना विशाल है। पिछले 100 सालों से हम इंसानों ने स्पेस के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाई हैं। अपने सौरमंडल के ग्रहों पर हमने कई सारे मिशन किए हैं। इतने सारे मिशन में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हां दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अभी भी स्पेस में ही घूम रहे हैं। इस समय वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। आपको बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट पर भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का असर होता है। वॉयेजर 1 लॉन्च होने के बाद से 46 सालों से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। इसने पृथ्वी से दूर स्थित कुइपर बेल्ट को भी पार किया है। कुइपर बेल्ट में करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। वॉयेजर 2 ने इसे पार करते हुए अपने आगे के सफर को जारी रखा। कुइपर बेल्ट के बाद इसका सफर ओर्ट क्लाउड से होकर गुजरा। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ओर्ट क्लाउड 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 100000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। इस यूनिट को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। इस हिसाब से वॉयेजर 2 को सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्र को पार करने में तकरीबन 40,000 सालों का समय लगेगा, और तब कहीं जाकर यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त हो पाएगा। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के सफर में लगने वाले वक्त के हिसाब से भी आप सोलर सिस्टम के आकार की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन को सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए किया गया था, लेकिन वो अभी भी लगातार स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों सौरमंडल को पार करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। दोस्तों, स्पेस को एक्सप्लोर करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगने का कारण है हमारे द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड। जी हां, इन स्पेसक्राफ्ट्स की स्पीड बहुत ही धीमी है। हमें कम से कम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट्स का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हद तक हम स्पेस को तेजी से एक्सप्लोर कर पाने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, कम स्पीड वाली स्पेसक्राफ्ट्स के कारण ही हमें पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद चांद तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है। आज के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट्स द्वारा सीधे चांद पर नहीं जाया जा सकता है। हमें पृथ्वी के बाहर पृथ्वी की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वहां तक जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए भी हमें ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि हमें मार्स पर जाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, यहां पहुंचने में अभी के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए हमें 7 महीनों का समय लग सकता है। पृथ्वी के इस पड़ोसी ग्रह पर हमें जाने में 7 महीने का समय लग सकता है, वो भी तब जब मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे करीब हो।
जी हाँ, सूर्य की परिक्रमा के दौरान मंगल ग्रह एक वक्त हमारी पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है और अगर सारे कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ से ट्रैवल किया जाए तो हम 7 महीने में मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करने में हम जरा सा भी चूके तो फिर हमें अगले 26 महीनों का इंतजार भी करना पड़ सकता है। आज के आधुनिक स्पेसक्राफ्ट्स 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। इतनी स्पीड के साथ ग्रहों के अलाइनमेंट को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भविष्य में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए भी एक मिशन प्लान किया जा रहा है। वहीं बृहस्पति और शनि ग्रह पर इंसानी मिशन करने से वैज्ञानिक दूर ही रहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों पर इंसानी मिशन करना नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि बृहस्पति और शनि ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं है, जिस वजह से यहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, जो कि हमसे काफी दूर है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इन ग्रहों पर मिशन को अंजाम दे चुके हैं। साल 1977 में लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को इन ग्रहों पर पहुंचने में सालों का समय लग गया था। बृहस्पति और शनि के अलावा अरुण और वरुण ग्रह पर केवल वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही जा पाए हैं। इन्हीं दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से अरुण और वरुण ग्रह की सबसे नजदीकी तस्वीर कैप्चर की गई थी। पृथ्वी से काफी दूर मौजूद इन दोनों ग्रहों पर किसी स्पेसक्राफ्ट्स को भेजना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इन ग्रहों पर भी सीधा पहुंचना नामुमकिन है और यही कारण है कि यहां पहुंचने में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को भी बहुत ज्यादा समय लग गया था। अरुण ग्रह से लगभग 4500 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हुए इसकी तस्वीर ली गई थी। इस दौरान इसके रिंग्स की जानकारी भी हमें मिली। इससे पहले हम केवल शनि ग्रह को ही छल्लों वाला ग्रह मानते थे। इन दोनों ग्रहों को एक्सप्लोर करने के बाद वॉयेजर 2 का सफर कुइपर बेल्ट से होकर गुजरा था। साल 2018 में वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। दोस्तों, वॉयेजर 2 ने अभी भी स्पेस में अपने सफर को जारी रखा है। ये अभी भी वैज्ञानिकों को स्पेस की बहुत सी जानकारियां मुहैया करा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सालों बाद ये हमें सिग्नल भेजना बंद कर देगा। इसके बाद हम कभी भी वॉयेजर 2 के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। हालांकि इसके बाद भी इसका सफर स्पेस में जारी ही रहेगा। सौरमंडल में वॉयेजर 2 का सफर सभी ग्रहों की ग्रेविटी की मदद से आगे बढ़ पाया था। सोलर सिस्टम को छोड़ने के बाद इसकी गति में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक के जरिए आपने ये जाना कि हमारा सोलर सिस्टम कितना विशाल है और वॉयेजर 2 किस तरह से अपने स्पेस के सफर में आगे बढ़ रहा है। तो मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।